हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला, जहां मैं वर्तिका आज आपको बताने वाली हूं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो आइए जानते हैं पहले कि ये होता क्या है और इस एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर गैर कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने वाले प्रवर्तक का पता लगाने और ऐसी सूचनाएं अधिसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करते हैं का मसौदा जारी किया। कहने का मतलब है ये आईटी एक्ट इसलिए लाया गया कि जो आजकल ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग गैर कानूनी या फेक न्यूज़ वगैरह फैलाते हैं, इन्हें 24 घंटे में तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए ऐसा मसौदा तैयार किया गया या ऐसे एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो और ये भी चीज़ है कि फेक न्यूज़ व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों के जरिए फैलाई गई अफवाहों के कारण 2018 में मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएं हुई, जैसा कि ये चीज़ हम सभी जानते हैं। तो यह मसौदा जो तैयार किया गया वह सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें सरकार को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे यौन दुर्व्यवहार संबंधी ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशन और इसके प्रचार से निपटने के लिए दिशा निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई है। कहने का मतलब है कि कोई एक्ट या किसी चीज़ में जब हम कोई लिमिटेशन नहीं लगाते तो लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें कोई कानून या अधिनियम बनाना पड़ता है। तो इसी तरह आईटी एक्ट का भी निर्माण किया गया था। तो सूचना तकनीकी अधिनियम या जो ये अधिनियम है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आया कब था? तो ये भारतीय संसद द्वारा 17 अक्टूबर 2000 में पारित हो गया था। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया गया था। कहने का मतलब है ये जो लागू हुआ था वो सन 2000 में लागू हो गया था, लेकिन 27 अक्टूबर 2009 में एक घोषणा के बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से काफ़ी संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। जाहिर सी बात है इसमें कोई भी परिवर्तन करने होंगे तो इसे संसद के दोनों सदनों में पेश करना ज़रूरी था। तो अब जानते हैं थोड़ा सा इंट्रो में कि ये जो सूचना तकनीकी अधिनियम है ये होता क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून, जिसे इंग्लिश में आईटी कानून कहते हैं, वो 2000 को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था। मतलब ये इस आईटी एक्ट का यूज़ है। फिर आते हैं अधिनियम के उद्देश्य। तो इस अधिनियम को क्यों बनाया गया था? तो इस अधिनियम का पहला उद्देश्य ये था कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, दूसरा था डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना, और तीसरा था अपराध और उल्लंघन, और चौथा था साइबर अपराध के लिए न्याय व्यवस्था। जो भी ये साइबर क्राइम्स या जिनके थ्रू मॉब लिंचिंग की घटना के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज़ें फेक न्यूज़ या फिर दुराचार जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो इसका इतिहास पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया था। इसमें 13 अध्याय में विभक्त कुल 94 धाराएं हैं। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया था। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसे 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधित किया गया, जिसके तहत अध्याय 2 और धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। मतलब पहले जो मान्यता थी वो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की थी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की थी, लेकिन उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर को इसमें जगह दी गई। इसके लिए धारा 2 में उपखंड एच के साथ उपखंड एच ए को जोड़ा गया। पहले इसमें उपखंड एच था, लेकिन उसके बाद उसमें एच और सब टाइटल में ए को जोड़ा गया, जो सूचना के माध्यम की व्याख्या करता है। इसके अनुसार सूचना के माध्यम से तात्पर्य मोबाइल फोन, किसी भी तरह या व्यक्तिगत डिजिटल माध्यम या फिर दोनों हो सकते हैं, जिनके माध्यम से किसी भी तरह की लिखित सामग्री, वीडियो, ऑडियो या तस्वीरों को प्रचारित, प्रसारित या एक दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अब एक चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके की रोक को लगाने का प्रावधान रखा गया है।
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत सरकार के संविधान में प्रदत्त अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति तथा निजता की आज़ादी देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सब हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। इसलिए सरकार अभी तक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित नहीं करती थी। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में अधिसूचित नियम के अनुसार सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिए नहीं किया जाता है। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के लिए नहीं होगा। 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान, क्या दंड का प्रावधान रखा गया है और कब दंड दिया जाएगा, ये भी इसमें है। भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोकता है या रोकने का कारण बनता है। मतलब ये 66F जो है ये किस चीज़ को करने से रोकता है? बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है, कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज़ डालता है या डालने की कोशिश करता है जिससे लोगों की जान का खतरा पैदा होने की आशंका हो या संपत्ति के नुकसान का खतरा हो, जीवन या आवश्यक सेवाओं में जानबूझकर खलल डालने की कोशिश करता है, या धारा 70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो, अनाधिकार या अधिकारों के अतिक्रमण करते हुए जानबूझकर किसी कंप्यूटर में ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता है जो देश की सुरक्षा या अन्य देशों के साथ उसके संबंध के नज़रिए से संवेदनशील है, या कोई गोपनीय सूचना इस इरादे से हासिल करता है जिससे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ संबंध, सार्वजनिक या नैतिकता पर बुरा असर डालता हो। इसमें हर उस चीज़ के प्रकार को मतलब बताया गया है जिससे IT एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है गलत इस्तेमाल हो सकता है। देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती है या ऐसा होने की आशंका होती है। किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या इसकी आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र या व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा पहुंचता हो तो उसे साइबर आतंकवाद का आरोपी माना जाता है। कहने का मतलब है, इससे पहले वाली स्लाइड में जो हमने ये चीज़ें देखी हैं और इसके आगे वाली स्लाइड में जो चीज़ें मेंशन हैं, उन सारी चीज़ों को अगर किसी श्रेणी में रखा जाए तो उसे हम कहते हैं साइबर आतंकवाद का वो आरोपी है, अगर वो ये सारी चीज़ों को करता है तो। यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, तो वो सज़ा होगी आजीवन कारावास की सज़ा। अगर वो कोई ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उससे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी। फिर आता है सूचना तकनीक कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान। मतलब सूचना तकनीक कानून में कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं उनकी यह सूची है। कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश में धारा 65, कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश धारा 66। हैकिंग एक तरीके से दो तरीके की भी हम देख सकते हैं। एक तो हमारी हो जाती है कि लीगल तरीके से हैक करना या किसी चीज़ में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसे हैक करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इलीगल तरीके से हैक करके भी मिसयूज़ करते हैं चीज़ों का, तो जो वो होती है वो धारा 66 के अंतर्गत आती है। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान 66A। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 66B में रखा गया है। किसी की पहचान को चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66C। जैसा कि आजकल आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, फेसबुक पर ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। अपनी पहचान छुपाकर लोग मतलब इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान जो है वो 66D में रखा गया है। किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66E में रखा गया है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान 66F में और आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67 में रखे गए हैं। फिर कुछ और प्रावधानों पर हम नज़र डाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान वो 66A में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, ये धारा 67B में रखा गया है। ये सारी जो धाराएं हैं ये हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का
प्रावधान धारा 67C में रखा गया है। सुरक्षित कंप्यूटर तथा अनधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान धारा 70 में और डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना धारा 71 में रखा गया है। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72A, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान धारा 72A में रखा गया है। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन, जैसे कि कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमें डिजिटल साइन का हमारा वेरिफिकेशन है, तो वो चीज़ अगर गलत तरीके से या फर्जी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान धारा 73 में रखा गया है। सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को इन मामलों में जाँच का अधिकार हासिल है। फिर आते हैं भारतीय दंड संहिता IPC में साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान क्या क्या है। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना IPC की धारा 499 में आती है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल IPC की धारा 463 में आती है। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड IPC की धारा 420 में आती है, जिसे हम 420 भी कहते हैं। चोरी छुपे किसी की ईमेल पर नज़र रखना IPC की धारा 463 में आती है। वेब जैकिंग IPC की धारा 383 में आती है। ईमेल का गलत इस्तेमाल IPC की धारा 500 में और दवाओं को ऑनलाइन बेचना NDPCS एक्ट में आता है और हथियारों की ऑनलाइन बिक्री आर्म्स एक्ट के तहत आती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में हमारा जो लास्ट में एक तरीके से कंटेंट निकल कर आ रहा है वो हमारा ये है कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है वो इस समय की एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या हो गई है। अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग में आतंकवादी की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रचार, वैमनस्य फैलाना, हिंसा भड़काना, फेक न्यूज़ आदि शामिल हैं। तो आपको भी एक तरीके से इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है सहयोग दे सकते हैं जब आप किसी भी फेक न्यूज़ को बिना पड़ताल किए या फिर बिना जाने बुझे आगे नहीं उसको भेजते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।